सो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के बारे में। तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो है वो डिस्प्लेसमेंट मेथड का पार्ट है। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस की बात करें अगर हम, तो स्ट्रक्चर एनालिसिस में दो मेथड होते हैं। एक होता है फोर्स मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस, सेकंड होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग द स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड आई एम जस्ट गोइंग टू जस्ट ब्रीफली आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ फोर्स मेथड के थ्रू और डिस्प्लेसमेंट मेथड के थ्रू। ठीक है। तो आपका आज का जो टॉपिक है दैट इज द स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। वी विल डिस्कस कंप्लीटली स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। बट फोर्स मेथड क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है, तो दोनों को अलग अलग देख लेते हैं कि एक बार कि फोर्स मेथड क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट मेथड का। तो एक लाइन खींच लेते हैं, एक साइड फोर्स मेथड, दूसरी साइड डिस्प्लेसमेंट मेथड। इस साइड हो गया लेफ्ट साइड में फोर्स मेथड। देखो, फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड जानना इसलिए जरूरी है कि पेपर में यानी कि ऑब्जेक्टिव का टाइम पे आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कौन से मेथड किसके अंदर आते हैं। फोर्स मेथड के अंदर कौन सा आता है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर कौन सा आता है। गॉट इट। तो ये दो अलग अलग टर्म। तो फोर्स मेथड में सबसे पहले अगर हम स्टेटमेंट देखें कि फोर्स मेथड क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या कहलाता है। तो फोर्स मेथड की अगर हम बात करते हैं तो फोर्स मेथड में और क्या बोल सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड ही बोलते हैं, या फिर फोर्स मेथड को फ्लेक्सिबिलिटी मेथड ही बोलते हैं और कॉम्पेटिबिलिटी मेथड बोलते हैं। सबसे पहला टर्म जो है आपका फोर्स मेथड को क्या, कभी कभी एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि फोर्स मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट। तो फोर्स मेथड ही बोलेंगे इसको, फ्लेक्सिबिलिटी भी बोलेंगे और क्या बोलेंगे, कॉम्पेटिबिलिटी। और क्या हो जाए, कॉम्पेटिबिलिटी। तो ये अक्सर एग्जाम में आते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, कॉम्पेटिबिलिटी। तो ये तीन अलग अलग मेथड हो गए। उसी तरीके से अगर हम डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में और क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड तो है डिस्प्लेसमेंट स्लैश स्टिफनेस स्लैश इक्विलिब्रियम मेथड। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम मेथड। देखिए पेपर में क्या पूछता है वो ध्यान सुनिए। फोर्स मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, स्टिफनेस मेथड, इक्विलिब्रियम मेथड, कॉम्पेटिबिलिटी मेथड। तो डोंट गेट कंफ्यूज, फोर्स मेथड को हम क्या बोलेंगे, कॉम्पेटिबिलिटी मेथड बोलेंगे, और डिस्प्लेसमेंट मेथड को क्या बोलेंगे, हम इक्विलिब्रियम मेथड बोलेंगे। दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड क्या कहलाता है, सेकंड आपका क्या कहलाता है कि अननोन्स की बात करेंगे तो फोर्सेस आर टेकन एज अननोन, लाइक रिएक्शन हो गया, शियर फोर्स हो गया, बेंडिंग मोमेंट हो गया, दीज आर द अननोन फोर्सेस। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में जो आपके अननोन के फॉर्म में आता है वो अननोन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, थीटा एंड डेल्टा। थीटा को क्या बोलोगे, स्लोप, और डेल्टा को क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन बोलो या, ठीक है, तो या डिस्प्लेसमेंट बोलो। तो सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, फोर्स मेथड, इन फोर्स मेथड फोर्स आर टेकन एज अननोन, टेकन एज अननोन। तो कौन कौन से हो गए, सबसे पहले रिएक्शन, आपने शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ा होगा, वहां पे रिएक्शन, शियर फोर्स कॉमा बी एम डी या बेंडिंग मोमेंट, तीन चीजें हमें फाइंड आउट करना होता है। तो शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, तो ऑलरेडी ये सोम वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि शियर फोर्स कैसे बनाते हैं, डायग्राम कैसे बनाते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं, और रिएक्शंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसी तरह से सेकेंड पॉइंट इस साइड, डिस्प्लेसमेंट आर टेकन एज अननोन, डिस्प्लेसमेंट आर टेकन एज अननोन। क्या हो जाएगा इसमें, थीटा एंड डेल्टा, दोनों साइन लिख सकते हो, ये भी साइन लिख सकते हो और दूसरा वाला डेल्टा का साइन है तो वो भी लिख सकते हो, दोनों कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि फोर्स मेथड आर टेकन एज, दैट इज द रिएक्शन, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, डिस्प्लेसमेंट आर टेकन एज अननोन, दैट इज द थीटा एंड डेल्टा। एंड इक्वेशन, अगर हम फोर्स मेथड की बात करें, एंड द इक्वेशन आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फोर्सेस, फोर्स मेथड में फोर्सेस के टर्म में हम इक्वेशन को एक्सप्रेस करेंगे या फिर रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अननोन डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में इक्वेशंस को लिखेंगे। तो एक छोटू सा लाइन लिख लेते हैं यहां पे इसी के अंदर, एंड इक्वेशन
are expressed in terms of forces. इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस। और इस साइड क्या लिखोगे कि इक्वेशन आर एक्सप्रेस्ड in terms of unknown displacement. Got it? Unknown displacement. तो ये दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए कि फोर्स मेथड में क्या कहा जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या कहा जा रहा है। अब सवाल ये है कि एडिशनल इक्वेशन, ऑब्वियस सी बात है कि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर एनालिसिस में इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो एडिशनल इक्वेशन जो रिक्वायर्ड होता है उस इक्वेशंस को क्या कहते हैं? तो एडिशनल इक्वेशन इज कॉल्ड कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन इन केस ऑफ द फोर्स मेथड, और एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन आर डेवलप्ड टू फाइंड द अननोन डिस्प्लेसमेंट। अननोन डिस्प्लेसमेंट में कौन सा होगा? थीटा और डेल्टा। अननोन डिस्प्लेसमेंट थीटा और डेल्टा फाइंड आउट करने के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, और फोर्स मेथड में क्या अप्लाई करोगे आप? कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन या कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन। एक एक चीज क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, एडिशनल इक्वेशन called compatibility condition. Compatibility condition are developed to find all the unknown forces. To find all the unknown forces. दोबारा से आ गया, टू फाइंड ऑल द अननोन फोर्सेस। इसी साइड थर्ड पॉइंट हम डिस्प्लेसमेंट की तरफ क्या लिखेंगे कि एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? इक्विलिब्रियम इक्वेशन। काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में काफी बार पूछे गए हैं। एडिशनल equilibrium equation are developed to find unknown displacement. Unknown displacement. Got it? इसके बाद अब सवाल ये आता है कि आपके सामने सवाल ये सबसे बड़ी कि कौन सा मेथड आप कब अप्लाई करोगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि फोर्स मेथड कब अप्लाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट मेथड कब अप्लाई करेंगे। तो फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड की अगर हम बात करते हैं तो फोर्स मेथड कब अप्लाई करोगे? जब डीएस यानी स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, जो आपके सबसे पहले स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि स्टैटिक इनडिटरमिनेसी क्या होता है, काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीजें। सो इफ डीएस इज लेस, क्या हो जाएगा? इफ डीएस का मतलब क्या हो जाएगा? स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। लिख देता हूं यहां पे, स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। If static indeterminacy is less, then comma, then this method is suitable. Got it? This method is suitable. उस तरह से नेक्स्ट पॉइंट इस साइड लिखेंगे, जब यहां पे डीएस कम होगा यानी कि स्टैटिक इनडिटरमिनेसी कम होगा तो हमारा फोर्स मेथड सुटेबल होता है। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट के केस में हो जाएगा कि इफ डीके इज लेस यानी कि काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। इफ डीके यानी कि काइनेमेटिक indeterminacy, kinematic indeterminacy is less, comma, this method, then
दिस मेथड इज सुटेबल। आई थिंक सो इच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। अब सवाल ये है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाता है डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में, चारों पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव में किसी न किसी स्टेट सर्विसेज में, ईएस में, कहीं ना कहीं एक मार्क्स के क्वेश्चन में, इवन एसएससी जेई में भी आते हैं सवाल। तो अब नेक्स्ट पॉइंट ये कहलाता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कि इसमें कुछ एग्जांपल्स होंगे, कौन कौन से मेथड है। तो फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड को याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा चीज याद रखना है, चार मेथड के नाम याद रखने हैं। बाकी जो डिस्प्लेसमेंट मेथड के हैं, बाकी जितने भी मेथड हैं, चाहे वो सोम के हो या स्ट्रक्चर के हो, सारे के सारे किस में आएंगे, फोर्स मेथड में। तो फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गोइंग टू राइट सम एग्जाम्पल, फ्यू एग्जाम्पल्स लाइक दिस एग्जाम्पल। सबसे पहले जो हम आज जो डिस्कस करने वाले स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, फर्स्ट वन। सेकेंड वन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। थर्ड वन कानीज रोटेशन मेथड। एंड द फोर्थ वन कौन सा हो जाएगा, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। ओके, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। देखो यहां पे फर्स्ट एंड सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। स्ट्रक्चर एनालिसिस में मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो इन्हीं दोनों टॉपिक को कवर, हम मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस की बात करते हैं, फोर्स मेथड या फिर डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको डिस्प्लेसमेंट मेथड में इन्हीं दोनों टॉपिक को कवर करते हैं। गॉट इट। सो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो हम पूरा का पूरा कंप्लीटली कॉम्प्रहेंसिवली कवर करेंगे, और उसके बाद मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, चाहे स्वे हो, नॉन स्वे हो, बीम के केस में हो, किसी भी तरीके के केस में, सारे के सारे केसेस हम वन बाय वन कवर करेंगे। उसी तरीके से अब यही चार मेथड, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट मेथड में कौन से आते हैं, तो यही चार हैं जो डिस्प्लेसमेंट मेथड के आते हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कानी रोटेशन मेथड और स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। इसके अलावा जितने भी मेथड का नाम सुना है वो किस में आ जाएंगे, फोर्स मेथड में। गॉट इट। इसके अलावा जितने भी आ जाएंगे किस में आ जाएंगे, फोर्स मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस में। समझ में? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम सोम की बात करें या फिर स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कैसाग्लियानो सेकंड थ्योरम हो गया, फर्स्ट थ्योरम हो गया, स्ट्रेन एनर्जी मेथड हो गया, इनिट लोड मेथड हो गया, थ्योरियम थ्री मोमेंट इक्वेशन, मतलब सारे के सारे। तो फोर्स मेथड में कुछ मेथड का नाम लिख लेता हूँ। सबसे पहले कैस्टाग्लियानो थ्योरम, कैस्टाग्लियानोस फर्स्ट वन। सेकेंड वन स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी एक ऐसा मेथड है जिससे कि किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर एनालाइज हो सकता है। स्ट्रेन एनर्जी मेथड किसी भी तरीके का, मतलब चाहे वो बीम हो, फ्रेम हो, ट्रस हो, डिटर्मिनेट हो, इनडिटर्मिनेट हो, हर तरीके का स्ट्रक्चर इसे हम एनालाइज कर सकते हैं। आपको आर्च हो, केबल हो, हर एक तरीके का एनालिसिस होता है स्ट्रेन एनर्जी मेथड से। थर्ड वन यूनिट लोड मेथड। फोर्थ वन मैक्सवेल या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बाद आप लिख लो बेटीज लॉ, बेटीज लॉ। सिक्स वन लिख लो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, रेसिप्रोकल थ्योरम, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। एंड एनालिसिस ऑफ, अगर सोम की बात करें थोड़ा सा, तो सोम में लिख लेते हैं सेवेंथ वन कि एनालिसिस ऑफ कंपोजिट बार, कंपोजिट बार। एट्थ वन, काफी सारे हैं जितने भी है ना, एनालिसिस ऑफ फ्लेच्ड बीम, एनालिसिस ऑफ फ्लेच्ड बीम,
फ्लेज्ड बीम, कह तो कि जितने भी बचे इन चार के अलावा जितने भी आपने मेथड के नाम सुने होंगे ना, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, फोर्स मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस में। तो हमें पूरा नहीं जानना है, आपको ऑब्वियस सी बात है चार ही याद रखने हैं, बाकी दुनिया में कोई भी पूछ दे तो आप सीधा सीधा कह दोगे कि हाँ भाई ये तो हमें पता है, ये तो आपको फोर्स मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस का है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट का है नहीं। डिस्प्लेसमेंट के हमने सिर्फ चार पढ़े हैं और यही चार होते हैं, इन चारों के अलावा कोई पांचवा अगर आता है तो फोर्स में आएगा, कोई भी हो, चाहे वो स्ट्रक्चर की बात करें चाहे सोम की बात करें। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फोर्स मेथड एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये जानना आपको जरूरी, क्योंकि इन चारों पांचों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा आते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड हम कहां पे यूज करते हैं, तो सबसे पहले कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का जो यूज होता है वो हम इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं, चाहे जैसे कि कॉन्टिन्यूअस बीम हो गया, प्लेन फ्रेम हो गया, ये सारे के जगह पे। तो एक छोटा सा टर्म लिखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, काफी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड की अगर हम बात करें तो कुछ पॉइंट हैं। सबसे पहले पॉइंट मैं आपको चीजों को समझा रहा हूं, उसके बाद समझिए, उसके बाद लिखते हैं, एक एक करके लिखेंगे, एक एक पॉइंट को पहले समझिए। देखो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो है इसका यूज हम करते हैं स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए, नॉट इवन द स्टैटिकली, काइनेमेटिकली, जहां पर डीके का वैल्यू कम होता है वहां पे हम यूज करते हैं इसको, मैक्सिमम इसको प्रेफर करते हैं। तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड इज यूजफुल फॉर द इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अब सवाल ये है कि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन और इक्विलिब्रियम इक्वेशन से एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कोई भी जब स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हो तो क्या करते हो, शियर फोर्स निकालते हो, उसका बेंडिंग मोमेंट निकालते हो, यही चीज करते हैं ना। तो कोई भी स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर जिसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन से समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो, समेशन ऑफ एम जेड इक्वल्स टू जीरो, इन तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन के हेल्प से, मदद से अगर हम उस स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, उसको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। गॉट इट। लेकिन अब सवाल ये है कि कुछ वैसे भी स्ट्रक्चर होंगे जिनको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन से एनालाइज नहीं कर सकते, ना उसका बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते, ना उसका शियर फोर्स फाइंड आउट कर सकते। तो उस केस में हमें क्या चाहिए होता है, स्पेशल कंडीशन। तो स्पेशल कंडीशंस में ही हमारा होता है कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड होता है, कोई ना कोई एक्स्ट्रा कंडीशन, जैसे कि कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन देखा आपने, इक्विलिब्रियम इक्वेशन देखा, तो एडिशनल इक्वेशन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो उन एडिशनल इक्वेशंस के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड हैं। तो वो हम पहला मेथड जो देख रहे हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड यूज किसके लिए करेंगे, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए। गॉट इट। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर कौन सा, जैसे कि कॉन्टिन्यूअस बीम हो गए या फिर प्लेन फ्रेम की बात करते हैं। गॉट। अब इसमें अननोन के फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, अभी आपको बताया था पीछे कि दोनों को डिफरेंस जब बताया था, अननोन के फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, थीटा और डेल्टा। क्लियर हो गया ना, थीटा एंड डेल्टा। अभी एक एक करके लिख रहे हैं, पहले आप ध्यान से सुनिए, जो पीछे भी बताया उन्हीं चीजों को मैं आपको रिपीट करा रहा हूं, क्या क्या यूज आता है। अब ध्यान सुनिए कि थीटा और डेल्टा, यानी कि स्लोप इज द थीटा एंड डेल्टा इज द डिफ्लेक्शन, जब इन दोनों को कंबाइंड कर देंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट मेथड, या फिर कहते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। क्या कहेंगे, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। किसके अंदर आता है, डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर कौन सा आ गया, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कानी रोटेशन मेथड और स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। तो पहला वाला कौन सा होगा हमारा, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। गॉट इट। तो आइए कुछ पॉइंट्स लिखते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के बीच लिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहलाता है, फर्स्ट पॉइंट, स्लोप डिफ्लेक्शन इज यूजफुल स्लोप डिफ्लेक्शन इज यूजफुल कहां पे, टू एनालाइज इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। समझ में आ गया, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। फर्स्ट पॉइंट, लाइक एग्जांपल में लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल कॉन्टिन्यूअस बीम,
continuous beam, comma plane frame, etc. सेकेंड पॉइंट क्या होता है? अब हमने फर्स्ट पॉइंट देख लिया कि दिस इज यूजफुल टू एनालाइज द इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ऑलरेडी डिस्कस किया, जहां पे डीके का वैल्यू कम होगा वी विल अप्लाई द डिस्प्लेसमेंट मेथड और कैन से कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड. तो दिस अननोन या द अननोन इन दिस मेथड क्या हो जाएगा? अननोन इन दिस मेथड आर डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम में? डिग्री ऑफ फ्रीडम में आ जाएगा आपका स्लोप यानी कि थीटा एंड डिफ्लेक्शन यानी कि डेल्टा. हम ये भी यूज कर सकते हैं डेल्टा के जगह पे और ये भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप यूज कर ले, कोई दिक्कत नहीं. जो भी आपको सुटेबल लगता है वी कैन अप्लाई. तो स्लोप इज द थीटा एंड डिफ्लेक्शन इज द डेल्टा. गॉट इट? अब इन्हीं दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, स्लोप और डिफ्लेक्शन को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट, और इसी को क्या कहेंगे? स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड. तो थर्ड पॉइंट, when we combine slope and deflection, are known as displacement. So this method is called what? Displacement method, comma thus slope deflection method. This method is called slope deflection method. समझ में आ गया? अब यही चीज दोनों को जब कंबाइंड कर दिया तो कंबाइंड करने के बाद क्या कहला? स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड कहला गया हमारा. बाकी के मेथड आपको बता दिया, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कॉनिक रोटेशन मेथड, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड. तो वहां पे भी इसमें यूज आएगा, जब आप मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में भी कहीं कहीं पे आपको यूज आ जाएगा, कॉनिक रोटेशन में भी कहीं पे यूज आता है, आपको स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड पढ़ोगे तो वहां पे भी यूज आएगा, ऐसा नहीं. अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा, क्या कहता है कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड रिलेशनशिप हमें स्टैब्लिश करना होता है. जैसे कि थीटा डेल्टा की बात करते हैं तो इन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड वी एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ फ्रीडम थीटा एंड डेल्टा एंड मेंबर एंड मोमेंट्स. मेंबर एंड मोमेंट्स क्या कहलाता है वो आगे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि एंड मोमेंट्स क्या कहलाता है, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स क्या होता है. हर कंडीशंस के लिए चेंजेज होते हैं लोडिंग कंडीशंस पे, कि जब यूडीएल लगा हुआ तो क्या हो रहा है, यूवीएल लगा हुआ है तो क्या हो रहा है, पॉइंट लोड लगा हुआ है तो क्या कर रहा है, आपका मोमेंट अप्लाई हो रहा है तो क्या कर रहा है. सो द फोर्थ पॉइंट कि इन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड वी स्टैब्लिश यानी कि वी जनरेट करते हैं या स्टैब्लिश करते हैं या बनाते हैं, वी स्टैब्लिश क्या बनाएंगे? इक्वेशन. वी स्टैब्लिश अ रिलेशनशिप between the degree of freedom, किसके बीच में? डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए? और थीटा कॉमा डेल्टा एंड द मेंबर फोर्सेस, द मेंबर एंड मोमेंट्स. जो मेंबर फोर्सेस अप्लाई होगा, जैसे कि पॉइंट लोड लगा हुआ है तो पॉइंट लोड के कारण क्या हमारा एंड मोमेंट डेवलप हो रहा है, यूडीएल के कारण क्या हो रहा है, जैसे कि वो अभी आगे आपको जो फिक्स्ड एंड मोमेंट का एक पूरा टेबल बना के दिखाऊंगा कि टेबल में हम कैसे डेवलप करते हैं.
सो इन्हीं रिलेशंस को, जब इसके बीच में जब रिलेशनशिप बनाते हैं, उसी रिलेशंस को क्या बोलेंगे हम? स्लोप डिफ्लेक्शन रिलेशनशिप। गॉट इट? तो ये आपको फोर्थ पॉइंट। इन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड वी एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री ऑफ फ्रीडम थीटा एंड डेल्टा एंड द मेंबर एंड मोमेंट्स called slope deflection relationship. Slope deflection relationship. क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या करेंगे हम? जब हमारे पास स्लोप डिफ्लेक्शन रिलेशनशिप बन जाएगा, अभी आपको डिस्कस करके दिखाते हैं कैसे हम स्लोप डिफ्लेक्शन रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, जनरेट करते हैं या इसको सॉल्व करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज द फिफ्थ पॉइंट कि यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन using equilibrium equation find the slope deflection relationship to obtain the member moments। देखो एट द एंड आपको क्या कैलकुलेट करना है? एट द एंड आपको बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? सवाल तो यही है ना कि बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फाइनली यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन, we find the slope deflection relationship. We find the slope deflection relationship to obtain what? To obtain what? The member moments. Got it? The member moments. Member moments. So जो हम स्लोप डिफ्लेक्शन, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि स्लोप डिफ्लेक्शन रिलेशनशिप जो हम फाइंड आउट करते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो वी कैन यूज द मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टू फाइंड आउट द स्लोप डिफ्लेक्शन रिलेशनशिप। 6 पॉइंट आते हैं ऑब्जेक्टिव में, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं टू फाइंड आउट, याद रखिएगा, टू फाइंड आउट स्लोप डिफ्लेक्शन रिलेशनशिप, comma, method of superposition is used. Method of superposition is used. Superposition is used. ये आपको मेथड ऑफ सुपरपोजिशन जो है फोर्स मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़ना है, आगे डिस्कस करेंगे इसको भी कि आपका मेथड ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहलाता है। तो दीज आर द टर्म्स, दीज आर द बेसिक थिंग। अब स्टेप्स हम आगे लिखेंगे कि कैसे हम फॉलो करते हैं, कैसे स्टेप्स को फॉलो करते हैं और स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बनाते हैं। अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं आपको कि हाउ टू राइट, कैसे आप स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को लिखोगे, कैसे आप स्लोप डिफ्लेक्शन जो रिलेशनशिप है उसको लिखोगे। तो वी हैव सम स्टेप्स टू फाइंड आउट द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो इसके लिए एक लिख लेते हैं छोटू सा लाइन कि स्टेप्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ steps in the determination of slope deflection relationship, स्लोप डिफ्लेक्शन रिलेशनशिप। तो कैसे फाइंड आउट करोगे स्टेप्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन रिलेशनशिप? तो हाउ टू एनालाइज एंड हाउ टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले क्या हम कंसिडर करते हैं कि वी विल कंसिडर अ फिक्स्ड जॉइंट।
कोई भी फिक्स जॉइंट लेते हैं उस पर यूडीएल अप्लाई कर देते हैं, किसी भी तरीके का लोड लगाते हो, देयर इज नो एनी इशू। आप चाहो तो पॉइंट लोड लगा लो, यूवीएल लगा लो, यूडीएल लगा लो, इन बिटवीन द मोमेंट लगा लो, जो आपकी इच्छा लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इक्वेशंस आपको सेम टू सेम उसी तरीके से बनेंगे। तो स्टेप नंबर 1 की अगर हम बात करें तो विल जस्ट कंसिडर क्या कैसे ये जो स्लोप डिफ्लेक्शन रिलेशनशिप है कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कंसिडर अ फिक्स जॉइंट, कंसिडर अ फिक्स जॉइंट, फिक्स जॉइंट। सो तो कंसिडर अ फिक्स जॉइंट तो मतलब कि ये कोई फिक्स जॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। अब इस पे कोई लोड अप्लाई कर देते हैं, लोड इन द सेंस ऑफ कि चलिए यूडीएल ही अप्लाई कर देते हैं इस पे, ठीक है ना। तो इस पे हमने यूडीएल अप्लाई कर लिया, दिस इज द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दैट इज डब्ल्यू किलोन्यूटन पर मीटर। कोई भी किसी भी तरीके का लोड हो सकता है। इस साइड को हम ए लिखेंगे, इसको बी लिखते हैं, गॉट इट। तो अब यहां पे ड्यू टू दिस लोड फिक्स्ड एंड मोमेंट विल डेवलप, ड्यू टू दिस लोड द फिक्स्ड एंड मोमेंट विल डेवलप। तो किस तरीके से कि द मेंबर एंड मोमेंट ड्यू टू द एक्सटर्नल लोड आर एम एफ ए बी और एम एफ बी है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका साहब, यहां पे हो जाता है एम एफ ए बी और यहां पे क्या हो जाएगा एम एफ बी है। ये एम एफ ए बी और एम एफ बी ए क्यों डेवलप हो रहा है, एम एफ ए बी और बी ए जो डेवलप हो रहा है एम एफ बी, या फिर कहीं कहीं पे एम बार भी लिखा होता है, एम बार ए बी, ये भी लिखा होगा तो गलती मत समझिएगा, एम बार ए बी फिक्स्ड मोमेंट का ए बी साइन है और एम बार ए बी। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ अभी कि क्या इसका वैल्यू अगर हम यूडीएल लेते हैं तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 होता है, तो वो चीजें हम एक साथ डिस्कस करेंगे। बस आपको एक छोटा सा एग्जांपल है कि विल जस्ट कंसिडर अ फिक्स जॉइंट में अप्लाई अ लोड ऑफ द डब्ल्यू किलोन्यूटन पर मीटर, तो उसके कारण क्या जनरेट हो रहा है, क्या डेवलप हो रहा है। तो मेंबर एंड मूवमेंट ड्यू टू द एक्सटर्नल लोड इज क्या हो जाएगा एम एफ ए बी एंड एम एफ बी ए, दिस इज एज शोन इन द फिगर। तो उसको कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं। तो एक छोटू सा नीचे लाइन लिख लेते हैं, यहां पे नीचे लिख लेते हैं कि द मेंबर एंड मोमेंट ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, ड्यू टू एक्सटर्नल लोड आर एम एफ ए बी एंड एम एफ बी ए as shown in figure, as shown in figure, above figure, above figure। एक एक पॉइंट क्लियर हो गया कि ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल लोड क्या कहला रहा है। ये चीज है ना कि दो मोमेंट डेवलप हो रहे हैं, तो एम एफ ए बी एंड एम एफ बी ए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द एम बार ए बी और एम बार बी ए है ना कि ए बी है, दिस इज द बी ए। एम बार बी ए, लेफ्ट एंड से आपको ए बी, राइट एंड से आपको बी ए, गॉट इट। तो ये पहला हो गया फर्स्ट, कंसिडर द फिक्स जॉइंट। अब सेकंड क्या कहला रहा है, सेकंड स्टेप में आपको क्या कहलाएगा कि स्टेप नंबर 2, तो क्योंकि हम रिलेशन निकाल रहे हैं ना, कैसे रिलेशन फाइंड आउट करें, अलाउ द सपोर्ट बी, जैसे जो फिक्स जॉइंट था तो इसी फिक्स जॉइंट को क्या करेंगे, अलाउ द सपोर्ट बी टू सेटल, allow the support B to settle with respect to A, with respect to A, got it। WRT का मतलब होगा with respect to the A। सो किस तरीके से मेंबर अगर हमारा जनरेट होता है तो किस तरीके से जनरेट होता है, कुछ इस तरीके देखिए, ये आपको फिक्स जॉइंट, ये भी आपको फिक्स दिखाया, ओके। अब जब ये सपोर्ट सेटल हो रहा है, बी सपोर्ट सेटल हो रहा है,
तो कुछ इस तरीके से दिखेगा यहाँ पे। ये तो आपको फिक्स रहेगा, यहाँ पे स्लोप आपका 0, ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या दिखा है, डेल्टा। क्या हो गया ये, डेल्टा। तो जो मोमेंट डेवलप होगा, जो मोमेंट डेवलप होगा ड्यू टू दिस डेल्टा, दैट इज द एंटी क्लॉकवाइज, मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पे जनरेशन दिखाया था मोमेंट का कि कुछ इस तरीके से डेवलप होगा, दैट इज व्हाट, 6 EI डेल्टा बाय एल स्क्वायर, 6 EI डेल्टा बाय एल स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज, 6 EI डेल्टा बाय एल स्क्वायर, गॉट इट। तो ये आपको सेक्शन ए है एंड दिस इज द बी। तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, जो सेटलमेंट हुआ, वो कितना सेटलमेंट हुआ, डेल्टा से। तो जब डेल्टा से सेटल हो रहा है तो लेफ्ट साइड में अगर हम बात करें एम एफ ए बी और एम एफ बी ए का, तो दोनों का दोनों क्या दिखा रहा है, हमारा दोनों का दोनों निगेटिव दिखा रहा है। यहाँ पे फिक्स्ड मोमेंट आपका निगेटिव है, -6 डेल्टा बाय एल स्क्वायर, और दिस इज ऑल्सो -6 डेल्टा बाय। अभी आपको पूरा का पूरा ये टर्म्स जो है वो सारे के सारे यूज आएंगे। अब सवाल ये है कि स्लोप की बात करोगे तो क्या स्लोप पे ए वेरी करेगा, नो। व्हेन द फिक्स्ड एंड जॉइंट और फिक्स्ड एंड मेंबर, फिक्स सपोर्ट पे स्लोप क्या होता है, 0, हिंज सपोर्ट पे आपको स्लोप वेरी करेगा। तो अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 में, इस पे कि द allow the support B to settle with respect to A, the member end moment generated। तो आपको the member end moment are generated as shown in the figure, this is look like this। so थर्ड स्टेप क्या कहलाता है आपको, allow end A to rotate, allow end A to rotate, समझ में आ रहा है, अलाउ एंड ए टू रोटेट। तो देखिए एंड ए को अगर हमें रोटेट कराना है तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया बीम, ये आपको इस साइड फिक्स। तो जब रोटेट कराने के लिए क्या बनाना है इसको, हिंज। तो चलिए भाई बना दिया, कुछ इस तरीके से इसका रोटेशन दिखेगा हमारा, ठीक है, ये इधर फिक्स है, दिस इज द थीटा ए, गॉट इट। तो जब थीटा ए होगा तो यहां पे हमारा क्या मोमेंट डेवलप होगा, दैट इज द 4 EI थीटा ए बाय एल, गॉट इट, स्मॉल एल लेके चल रहे हैं, थीटा ए बाय एल। तो 4 EI थीटा ए बाय एल, समझ में आ गया, एक एक चीज एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया यहाँ पे क्या कहला रहा है। और इस साइड क्या डेवलप होगा, इस साइड डेवलप होगा 2 EI, इस पे ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो ये जब हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ेंगे ना तो वहां पे देखेंगे कैसे होता है। तो 2 कैरी ओवर फैक्टर और कैरी ओवर मोमेंट होता है कि हाफ ऑफ द मोमेंट विल बी कैरी ओवर फैक्टर एंड कैरी ओवर मोमेंट जाके आधा मोमेंट, जो हमारा मोमेंट अगर हिंज जॉइंट पे लग रहा है, जैसे कि मान लिया कि 10 किलोमीटर मीटर आपको मोमेंट ए पे लग रहा है, तो बी जॉइंट पे कितना हो जाएगा, 5, सीधा सीधा ये ऑब्जेक्टिव में आता है। दिस इज द जॉइंट ए एंड दिस इज द जॉइंट बी, सपोर्ट ए और सपोर्ट बी की बात कर लिया हमने। थीटा बी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। तो जस्ट आई एम गोइंग टू राइट हेयर ब्रैकेट थीटा बी बराबर 0, ओके। सो दिस इज क्लियर, स्टेप नंबर 3। नाउ द स्टेप नंबर 4, व्हाट वी विल डू, स्टेप नंबर 4, allow end B to rotate end moments, to rotate end moments सो कैसे दिखाएंगे, अब बी को, पहले तो आपने ए को अलाउ किया रोटेट करने के लिए, अब हम बी को अलाउ कर रोटेट करने के लिए। तो बी को कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखिए ए वाला आपको सामने ऊपर ही है और बी भी यहीं पे दिखा रहा हूं आपको। यहाँ पे क्या बनाएंगे इसको, रोटेशन के लिए हिंज, ये आपको फिक्स बना दिया। सो जब इसको रोटेशंस अलाउ करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ओके। ये आपको क्या कहलाएगा, थीटा बी, क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन हर जगह पे ले रहे हैं, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो दैट डिपेंड्स,
कि स्ट्रक्चर किस तरीके का है वो आपको आगे डिपेंड करेगा। तो ये क्या हो जाएगा 4EI थीटा बी बाई एल, और ये क्या हो जाएगा एज यू नो 2EI थीटा बी बाई एल। समझ में आ गया। एक आपका कह रहा है कि देखो इस बात का आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ऐसा मत समझ लेना कि यहाँ पे ए है तो थीटा ए होगा और यहाँ पे बी है तो बी ही रहेगा। ध्यान से देखिए चीजों को। दिस इज व्हाट फर्स्ट वन जो फोर्थ केस कह रहा है कि हम रोटेशन किस पे कर रहे हैं, बी पे रोटेशन कर रहे हैं। तो 4EI थीटा बी बाई एल का हाफ ऑफ द मोमेंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट ए। तो 4EI थीटा बी बाई एल बाई टू, यानी कि 2EI थीटा बी बाई एल, यही तो लिखा हुआ है। तो यहां पे ए मत कर लेना, बिकॉज एज यू नो वेरी वेल कि थीटा ए का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 0। गॉट इट। इस केस नंबर 4 के केस में, केस नंबर 4 के केस में थीटा ए का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। अब नेक्स्ट सवाल क्या कहलाता है, नेक्स्ट दो चीजें कहलाता है कि शियर डिफॉर्मेशन और एक्सियल डिफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं यहां पे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो पॉइंट नंबर 5 पे ही लिख लीजिए आप कि एक्सियल डिफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव में आता है, एंड शियर डिफॉर्मेशन आर नेग्लेक्टेड। गॉट इट। एक्सियल डिफॉर्मेशन एंड शियर डिफॉर्मेशन आर नेग्लेक्टेड। अब साइन की बात करेंगे तो जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा या क्लॉकवाइज रोटेशन होगा उन सबको हम पॉजिटिव लेंगे। तो 5th के बाद 6th वन ले लीजिए। क्लॉकवाइज मूवमेंट इज टेकन एज पॉजिटिव, और 7th वन क्लॉकवाइज रोटेशन इज टेकन एज, ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव। और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको क्या लेंगे हम, नेगेटिव ले लेंगे। चाहे मोमेंट की बात कर लो या फिर रोटेशंस की बात कर लो, दोनों चीजें क्लियर हो गया। तो अब सवाल ये है कि भाई ये सब चीजें तो पहले स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 लिख लिया आपने, तो क्या करेंगे इसके बाद। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, जैसे कि आपको बताया ना कि डेल्टा इज द क्लॉकवाइज रोटेशन, सो पॉजिटिव लेंगे, तो उन सबको ऐड कर देना है। एम ए बी 4 पॉइंट्स हैं। तो पहले पॉइंट पे क्या है एम एफ ए बी, दूसरे पे क्या है 6 डेल्टा वाई एल स्क्वायर एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंड 4EI थीटा ए बाई एल दिस इज द क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंड दिस अगेन वन 2EI थीटा बी बाई एल यानी कि दिस इज ऑल्सो क्लॉकवाइज यानी कि पॉजिटिव। सो यहां पे लिखते हैं कि एक छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा लाइन कह लो कि छोटा सा लाइन लिख लेते हैं। क्या लिखना है कि इफ इट विल गिव, आ जाइए नीचे, if delta gives clockwise rotation, then it is taken as positive. Taken as positive. Then it is taken as positive. So एंड सपोर्ट बी की बात करते हैं। आ जाइए यहां पे एक बार छोटा सा, यहां पे इफ एंड सपोर्ट बी जो सेटल हो रहा है विथ अमाउंट ऑफ डेल्टा, with respect to the A, the end support B is settled by delta with respect to the A, so इसको हम पॉजिटिव लेंगे या फिर निगेटिव लेंगे, बताइए। तो इसी तरीके से अब सपोज दैट कि ये ऊपर की तरफ सेटलमेंट होता, मान लिया कि नहीं लोड लगता ऊपर, तो वहां पे क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, नेगेटिव है। तो सीधा सीधा कि फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपर डायरेक्टली लिखते हैं। अभी आपको बताया था ना कि सुपरपोजिशन का हम इस्तेमाल करेंगे, तो वही चीज यूज करते हैं कि फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन,
फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या हो जाएगा, एम ए बी, पहला पे क्या था एम एफ ए बी माइनस, फर्स्ट में क्या था आपको एम एफ ए बी या एम बार ए बी, दोनों में से कोई भी टर्म लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या लिखा हमने 6 ई आई डेल्टा बाई एल स्क्वायर, ये तो एंटी क्लॉकवाइज है यानी कि निगेटिव, क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव है आपको बताया, तो 6 ई आई डेल्टा बाई एल स्क्वायर निगेटिव। उसके बाद क्या आ जाएगा 4 ई आई थीटा ए बाई एल, नेक्स्ट 2 ई आई थीटा बी बाई एल। तो जस्ट आई एम गोइंग टू राइट द ऑल द वैल्यू इन द एम ए बी इक्वल्स टू एम एफ ए बी माइनस 6 ई आई डेल्टा बाई एल स्क्वायर प्लस क्लॉकवाइज 4 ई आई थीटा ए बाई एल प्लस 2 ई आई थीटा बी बाई एल। गॉट इट। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपर, तीनों को ऐड कर दिया, फर्स्ट तीनों को बोल चारों को ऐड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को ऐड कर दिया एम ए बी के रेस्पेक्ट में। अब इसी को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, देखिए समराइज कैसे करते हैं, एम एफ ए बी प्लस 2 ई आई, एम ए बी की बात कर रहे हैं ना, तो ए बी के केस में क्या करेंगे, जैसे कि 4 ई आई बाई एल है, तो 4 ई आई बाई एल को रहने दो यहां पे, 4 ई आई थीटा ए बाई एल प्लस 2 ई आई थीटा बी बाई एल माइनस 6 ई आई डेल्टा बाई एल स्क्वायर। क्या हम इन तीनों में से कुछ टर्म्स कॉमन निकाल सकते हैं, क्या हम 2 ई आई बाई एल कॉमन निकाल सकते हैं, यस। तो एम एफ ए बी प्लस 2 ई आई बाई एल, इन सबसे 2 आई बाई एल 2 आई बाई एल कॉमन निकाले, जब यहां पे 2 ई आई बाई एल अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बच जाएगा 2 थीटा ए प्लस यहां पे क्या बच जाएगा ओनली थीटा बी, यहां पे क्या बच जाएगा माइनस 3 टाइम्स ऑफ द डेल्टा बाई एल। तो आपको यही इक्वेशन एट द एंड आपको याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन। गॉट इट। ये कैसे बना ये नहीं पता, कुछ नहीं आपको ध्यान रखना, बस आपको ये याद रखना है कि ये इक्वेशंस क्या कहला रहा है, ये इक्वेशन आपका कैसे सॉल्व हुआ, ये चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाल देते हैं थोड़ा। दिस इज द फाइनल इक्वेशन एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, एम ए बी। तो एम ए बी इक्वल्स टू क्या याद रखना, एम एफ ए बी प्लस 2 ई आई बाई एल इंटू 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा बी, दैट इज द फाइनल इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन नंबर ए, लिख लो आप। अब तो आपने लेफ्ट साइड के लिए निकाल लिया कि लेफ्ट साइड के लिए आपके पास इक्वेशन ही आ गया, अब यही चीज राइट साइड की बात करेंगे हम। तो राइट साइड में क्या था साहब, देखिए देखो राइट साइड में पहले पे क्या था एम एफ बी ए, तो एम बी ए इज इक्वल्स टू एम एफ बी ए, इसको ऐड करेंगे एम एफ बी ए, उसके नीचे आ जाइए आप, दूसरा क्या था माइनस 6 ई आई डेल्टा बाई एल स्क्वायर, इसको भी ऐड करेंगे। थर्ड वन में क्या था आपका 2 ई आई थीटा बाई एल, इसको भी ऐड करेंगे, और लास्ट वन आपका क्या था 4 ई आई थीटा बी बाई एल। इन चारों को ऐड, जैसे कि लेफ्ट साइड में आपने ऐड किया ए सेक्शन पे, उस तरह से राइट साइड पे भी ऐड कर लेंगे चारों को। लेफ्ट में आपने क्या ऐड किया एम एफ ए बी इक्वल्स टू एम बार ए बी, दोनों बराबर ही है तो एम एफ ए बी यही ऐड किया था ना। उसके बाद माइनस 6 आई डेल्टा बाई एल स्क्वायर, इसी को ऐड किया था, सेकंड वाला सेक्शन था। थर्ड वाले में 4 आई थीटा ए बाई एल, इसको ऐड किया, और द लास्ट टर्म आपका ये था। इन चारों को ऐड करने के बाद आपको क्या मिला एम ए बी, तो आप एम बी ए भी तो निकाल सकते हैं, यस बिल्कुल। तो एम बी ए बराबर कैसे होगा, एम बी ए इज इक्वल्स टू एम एफ बी ए प्लस, नहीं यहां पे हम लिखेंगे माइनस, क्योंकि सेकेंड टर्म जो आपको कहला रहा है, सेकेंड टर्म आपका जो है वो माइनस है 6 ई आई डेल्टा बाई एल स्क्वायर, 6 ई आई डेल्टा बाई एल स्क्वायर प्लस उसके बाद कौन सा टर्म आ जाएंगे 2 ई आई थीटा ए बाई एल प्लस फोर्थ जो टर्म था आपका 4 ई आई थीटा बी
बाय एल। दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग ही एम ए बी और एम बी ए हम निकाल रहे हैं। तो एम बी ए आपका ये कुछ लिखा गया। अब इसी को थोड़ा सा समराइज कर देते हैं कि एम एफ बी ए प्लस 4 ई आई थीटा बी को इधर निकाल ले, 4 ई आई थीटा बी बाई एल प्लस 2 ई आई थीटा ए बाई एल माइनस 6 ई आई डेल्टा बाई एल स्क्वायर। कहीं पे कुछ नहीं किया हमने चेंजेस, सिर्फ आगे सीधा इधर उधर किया है, इसको टर्म्स को चेंज किया। अब कॉमन क्या निकाल सकते हैं? कॉमन क्या निकालना? 2 आई बाई एल एम एफ बी ए। अभी आपको बताया था 2 ई आई बाई एल, सारे टर्म से कॉमन निकाल लिया। जब सबसे कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2 थीटा बी, 2 थीटा बी। यहाँ पे क्या बच जाएगा? थीटा ए, ठीक है। यहाँ पे क्या बच जाएगा? माइनस 3 डेल्टा बाई एल। तो ये हो जाएगा एम बी ए, एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन, दिस इज द फाइनल टर्म्स ऑफ एम ए बी एंड एम बी, एंड आई होप सो दिस इक्वेशन इज क्लियर। क्लियर है सब कुछ? यहाँ पे कहीं पे किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हो, जस्ट लर्न दिस इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी। जो ऊपर का जो इक्वेशन है और नीचे का एम ए बी क्या कहला रहा है, एम बी ए क्या कहला रहा है। तो अगर दोनों एंड फिक्स है तो तो दिस इज द वन, मतलब टू इंपॉर्टेंट इक्वेशन, टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब हम आगे वाले अभी डिस्कस करेंगे आपको कि एम एफ ए बी क्या होता है, एम एफ बी ए क्या होता है, अलग अलग कंडीशंस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, थीटा ए का वैल्यू कहां पे। जब प्रॉब्लम्स करोगे ना, तो प्रॉब्लम्स करने के बाद आपको इतना आसान लगेगा ये कि मतलब कुछ नहीं है, किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर दे दे, चाहे बीम हो, फ्रेम हो, सुए हो, नॉन सुए, किसी भी तरीके का हो, सेटल्ड हो, नॉन सेटल्ड हो, हर एक तरीके का प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, हर एक तरीके का प्रॉब्लम आप इसी इक्वेशंस के थ्रू एनालाइज करोगे। तो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक में सबसे पहले जो नेक्स्ट वाले चैप्टर आएंगे, नेक्स्ट वाले टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन जो हम जनरेट करते हैं। ये तो दोनों फिक्स था, यहां पे देखिए, अगर ये दोनों फिक्स था तब तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत सॉल्व हो गया। लेकिन अगर एक को फिक्स कर देते हैं, दूसरे को हिंज कर देते हैं, तो क्या होगा? उसके बाद कुछ इसके इंपॉर्टेंट फिक्स्ड एंड मोमेंट्स हैं और साथ में एग्जांपल करेंगे, ठीक है। तो कुछ पहले एक को फिक्स, दूसरे को हिंज, और उसके बाद इतना को समझिए, उसके बाद आगे वाला टॉपिक पे एक को फिक्स, दूसरे को हिंज और फिक्स्ड इन मोमेंट। सो थैंक यू, इस सेशन में इतना ही।